जय हिंद, सुप्रभात श्रोताओं। आज हिंदी दैनिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज दिनांक 30 अगस्त के कुछ प्रमुख खबरें। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस, राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। 9वीं 12वीं के बच्चे टीचर से गाइडेंस को जा सकेंगे स्कूल। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेगी, अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें शुरू। मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद ही रहेंगे। रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज बंद रहेंगी, अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें चल रही हैं। 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने का लिया गया निर्णय। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी। 21 के बाद राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों को मंजूरी। ताजिया जुलूस की इजाज़त नहीं, महामारी में सड़कों पर भीड़ नहीं आने देंगे। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सिरे से कर दिया है खारिज। किसी समुदाय विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में शनिवार को मुहर्रम के ताजिए के जुलूस के साथ करबला में दफन करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश भेदभावपूर्ण नहीं हैं और किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी पर समान रूप से लागू हैं। 24 घंटे में 7 आतंकी मारे गए, सुरक्षा बलों को एक जवान की शहादत भी देनी पड़ी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिली 25 फुट लंबी सुरंग। जम्मू फ्रंटियर पर सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाली महज 25 फुट लंबी सुरंग मिली है। यह पहला अवसर नहीं है। सुरक्षा बलों ने आज तड़के पुलवामा में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 3 और आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 24 घंटों में 7 आतंकियों को ठोका गया है, जबकि इस साल अभी तक 170 आतंकी जहन्नुम में पहुंचाए गए हैं। पुलवामा में एक सैनिक भी शहीद हो गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। रेलवे अफसर की बेटी ने मां भाई की गोली मारकर हत्या की। लखनऊ में हृदय विदारक घटना, बेटी ने जुर्म कबूला, डिप्रेशन के चलते वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ के वीवीआईपी रेलवे कॉलोनी गौतमपल्ली में दिन दहाड़े भारतीय रेल सेवा के अफसर की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों का शव घर से बरामद किया गया है, मगर इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अफसर की बेटी ने ही अंजाम दिया है। किशोरी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। लखनऊ ने पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा कि रेलवे अफसर की बेटी ने रेजर से खुद भी कई घाव किए। क्राइम का कारण डिप्रेशन लगता है। उसने अपने वॉशरूम की दीवार पर अपने लिए डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखा था। नाबालिग के गले पड़ी प्रेमिका, धर्म परिवर्तन पर भी राजी सबीना। 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंची परौली। प्रेमिका बोली, बड़े बेटे से ही करा दो शादी। व्हाट्सएप से दोस्ती पर शाहजहांपुर से आई थी। व्हाट्सएप की दोस्ती एक नाबालिग और उसके परिवार के लिए गुड़ भरी हंसिया साबित हुई है। भीतरगांव चौकी क्षेत्र के परौली गांव को एक ऐसी ही दास्तान सुर्खियों में आई। 300 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से एलएलबी की छात्रा व्हाट्सएप से हुए प्रेम के वशीभूत होकर भीतरगांव चौकी क्षेत्र के परौली गांव में प्रेमी के घर आ धमकी। उसकी भी मुश्किलें तब बढ़ी जब प्रेमी नाबालिग निकला। सबीना अब लौट कर जाने को तैयार नहीं है। वह हर हाल में इसी घर में रहने पर अड़ गई है। नाबालिग प्रेमी न सही तो बड़ा भाई से ही ब्याह करने को तैयार हो गई। युवती मुस्लिम होने से हिंदू परिवार और उहापोह में है, लेकिन सबीना हिंदू बनकर इसी घर में रहने पर अड़ी हुई है। मिस कॉल से शुरू हुई थी दास्तान। सबीना किसी को फ़ोन कर रही थी, इसी दौरान धोखे से नंबर गलत डायल हो गया और मिस कॉल हो गई। जिस नंबर पर मिस कॉल हुई वह परौल गांव के नाबालिग युवक का था। दोनों की व्हाट्सएप पर बात होने लगी। 2 महीने की दोस्ती प्यार में बदल गई। सबीना ने प्रेमी से शादी करने की इच्छा जताई थी। प्रेमी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। प्रेमी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सबीना उसके घर तक आ जाएगी। 200 रुपये की मदद से पहुंची। सबीना परिजन को बिना कुछ बताए प्रेमी के घर से निकल पड़ी थी। सबीना बस पूछते हुए कानपुर पहुंची और पूछते पूछते नौबस्ता बाईपास पहुंची। इस दौरान वो लगभग 10 किलोमीटर पैदल भी चली। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। गांव के परिवार में आप बीती बताकर उसने रात गुजारी। अगली सुबह उस परिवार ने सबीना को विदाई के लिए 200 रुपये दिए। ये 200 रुपये सबीना के लिए सबसे बड़ी सौगात थे। उसके बाद वह प्रेमी के घर पहुंची। रिया नाम बताया था। नाबालिग प्रेमी अमित का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था तो मैंने भी रिप्लाई दिया था। उन्होंने अपना नाम रिया बताया था, मैंने भी अपना नाम एके बताया था। सबीना जब कानपुर आ गई तब सबीना ने फ़ोन कर बताया कि मैं कानपुर आ गई हूँ, मैं तो अभी नाबालिग हूँ और सबीना की उम्र 24 साल है। मैं ये चाहता हूँ कि यह अपने घर चली जाए। मैंने सबीना से पिता से भी बात की। उन्होंने कहा हम उसे लेने नहीं आएंगे, वह हमारे लिए मर गई है। माफिया पर किसने किया पहला फायर, कैसे पलटी पुलिस गाड़ी। एनकाउंटर स्पॉट संचेडी और पनकी पहुंची न्यायिक
आयोग की टीम। कांशीराम निवादा एनकाउंटर में सर्विलांस से मिली मदद। बिकरू कांड का प्रमुख आरोपी माफिया विकास दुबे एनकाउंटर की पड़ताल करने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए न्यायिक आयोग की टीम भौती पहुंची। बिकरू कांड के बाद हुए सभी एनकाउंटर की टीम ने जांच की। सबसे पहले चौबेपुर स्थित कांशीराम निवादा से शुरुआत की, इसके बाद पनकी और सचेडी में स्थलीय निरीक्षण किया। एनकाउंटर में शामिल पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी व सिपाहियों से कई सवाल पूछे। कुछ ऐसे सवाल भी न्यायिक आयोग की टीम ने पूछे जिसका जवाब एसटीएफ नहीं दे सकी। न्यायिक आयोग के सदस्य दोपहर करीब 3 बजे माफिया विकास दुबे के एनकाउंटर स्पॉट भौती पहुंचे। यहां पर सदस्यों ने सबसे पहले वह जगह देखी जहां पर पुलिस का वाहन पलटा था। वहां उन्होंने सवाल किए कि बारिश हो रही थी और हाईवे चौड़ा है, 3 गाड़ियां एक साथ ओवरटेक कर सकती हैं, ऐसे में गाड़ी सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। एनकाउंटर टीम ने जवाब दिया कि बारिश के कारण दिखाई नहीं दिया, इसी वजह से हादसा हुआ। फिर टीम ने पूछा कि माफिया विकास दुबे गाड़ी में कहां बैठा था। जवाब मिला कि उसे पीछे बैठाया गया था। उसके बाद आयोग की टीम ने एनकाउंटर को लेकर विधिवत जानकारी ली, जिसके लिए फिर से एसटीएफ ने सीन रिक्रिएट किया। टीम ने पूछा कि किस एसटीएफ और पुलिस के जवान ने माफिया पर कितनी गोली चलाई और उसे कितनी गोली लगी। इसके बाद एसटीएफ की दरोगा ने पूछा कि आपकी पिस्टल जो विकास दुबे छीनकर भागा था उसमें कितनी गोलियां थी। इस पर दरोगा ने जवाब दिया कि पिस्टल में 10 गोलियां थी। टीम ने कहा एनकाउंटर के बाद पिस्टल में कितनी गोलियां मिली। दरोगा ने कहा जब पिस्टल के हाथ में लगी तो उसमें मात्र 1 गोली थी, क्योंकि विकास दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। रक्त रंजित देश, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पाल रहा है और उन्हें संरक्षण भी दे रहा है। आतंक फैलाने वाले देशों पर निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने सबूत प्रस्तुत करेगी भारत सरकार। पुलवामा में आतंकी हमले के लिए फंडिंग के सबूत पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकते हैं। आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान ने 2 बैंक अकाउंट में 10.4 लाख रुपए जमा कराए थे। इसमें 5.7 लाख रुपए का इस्तेमाल कार और विस्फोटक खरीदने में किया गया था। पाकिस्तान से हुई फंडिंग के इतने पक्के सबूत हैं कि उसे नकारना कठिन है। भारत ने फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी लगाई है, जिसमें आतंकी मोहम्मद उमर फारूक ने हमलों की तैयारियों के लिए अब्दुल रऊफ असगर और अम्मार अलवी से बात की थी। यह बातचीत वॉइस मैसेज के जरिए हुई थी। उचित फैसला, देश के सभी विश्वविद्यालयों ने अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अवश्य ही करानी होंगी। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि बिना परीक्षा के किसी भी छात्र को डिग्री नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्णय को भी सही माना। यह सही है कि देश में कोरोना का प्रकोप अब भी कम नहीं हुआ है और अनेकानेक बुरी खबरों के बीच छात्रों के भविष्य की चिंता स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पीठ ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए थे विवाद पर फैसला देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लेख किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न कराने का फैसला सही नहीं है। बीमारी का खतरा अपनी जगह है और लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परंतु इस बीच छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। रिया से 7 घंटे पूछताछ, सीबीआई ने पिठानी, मिरांडा, नीरज के सामने बैठाकर दागे सवाल। एजेंसी ने आज फिर 10 बजे किया है चक्रवर्ती को तलब। सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई की तेजी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीबीआई की जांच का शनिवार को 9वां दिन था। सीबीआई ने शनिवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी समेत केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। एक्ट्रेस रिया से पूछताछ का आज दूसरा दिन था। सीबीआई ने रिया को कल सुबह फिर 10 बजे तलब किया है। शनिवार को सीबीआई ने रिया से तकरीबन 7 घंटे पूछताछ की। खबरें हैं कि सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ हुई। रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर पूछताछ हुई। बता दें कि सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। रविवार को भी सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए सुबह 10 बजे बुलाया है। सीबीआई से सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान ये झगड़ा हुआ था। उस वक्त सुशांत ने रिया का साथ दिया था। चैडविक बॉसमैन का निधन, ब्लैक पैंथर के किरदार को जीवंत कर पाया था सम्मान। हॉलीवुड अभिनेता आंत के कैंसर से पीड़ित थे। हॉलीवुड की हिट फिल्म ब्लैक पैंथर में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता चैडविक बॉसमैन का शुक्रवार को निधन हो गया। चैडविक 43 साल के थे और पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। न्यूज़ के मुताबिक चैडविक के प्रतिनिधि ने अभिनेता के निधन की पुष्टि की है। चैडविक का निधन लॉस एंजल्स में उनके घर पर हुआ। चैडविक बॉसमैन की मौत पर उनके परिवार की ओर से भी एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि वह सच्चे योद्धा चैडविक ने अपने संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुंचाई जिन्हें आप अपने बेहद प्यार दिया। परिवार ने बताया कि चैडविक ने बीते 4 सालों में कई फिल्मों की शूटिंग की और ये सब उनकी कई सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच होती रहीं। परिवार ने कहा ब्लैक पैंथर फिल्म में सम्राट दिचाला का किरदार निभाना उनके लिए सम्मान की बात थी। संजय दत्त ने लिया मुंबई में कैंसर का इलाज कराने का फैसला। कोरोना के कारण अभी नहीं जा रहे यूएस।
कैंसर से पीड़ित बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने मुंबई में ही अपना इलाज कराने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से संजय के लिए एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि उन्हें कोविड-19 की विकराल स्थिति को देखते हुए इस समय अमेरिका जाना चाहिए या नहीं। महामारी का कहर अमेरिका में उतना ही अधिक जितना भारत में। शायद पहला कारण है कि अभी के इलाज के लिए यूएस नहीं जा रहे हैं। दूसरा कारण यह भी है कि उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ रहा है। लीलावती के अस्पताल में लगभग 2 सप्ताह पहले संजय दत्त के फेफड़े से 1.5 लीटर पानी निकाला गया था। इलाज में अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह केवल संजय के स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव डालता। खबर के अनुसार मुंबई में संजय के इलाज का पहला चक्र शुरू कर दिया गया है। उनके करीबी एक सूत्र का कहना है कि संजय में बहुत इच्छा शक्ति है। संजय के करीबी दोस्त सुनील जैन, जो पुणे में रहते हैं, उनके साथ अमेरिका की यात्रा करने वाले थे। सुजीत वापस पुणे पहुंच चुके हैं। संपर्क करने पर सुजीत ने कहा कि नो कमेंट, और फिर बस इतना कहा। लेकिन संजू केवल मुंबई से हैं। डॉक्टर जलील पारकर ने पुष्टि की संजय कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और वे वहां इलाज कराना जारी कर रहे हैं। जब वह आखिरी बार मुझसे मिले थे तब उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी। लगता है कुछ समय के लिए उन्होंने अमेरिका जाने की अपनी योजना को टाल दिया है और मुंबई में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले मान्यता ने कहा था, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि उनके लिए बताना चाहूँगी कि संजू अपनी शुरुआती इलाज मुंबई में ही कराएंगे। हम आगे की योजना तब बनाएंगे जब कोरोना से हालात सामान्य हो जाएंगे। फिलहाल संजू कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के हवाले हैं। मैं हर किसी से हाथ जोड़कर यही विनती करते हुए संजू की बीमारी के स्टेज के बारे में अनुमान न लगाएं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। जय हिंद, जय भारत।